नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से होने जा रही है। जानकारी तो यह भी है कि विपक्ष की मीटिंग के एजेंडे में 3 बातों पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, सीट शेयरिंग। और तीसरा, यूपीए का नया नाम। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि इसमें 26 पार्टियां शामिल होंगी। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के नेता बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। सोनिया और राहुल गांधी भी आ रहे हैं। आज शाम को सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को डिनर पर भी बुलाया है। कल बैठक होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार बेंगलुरु आज नहीं आएंगे, दोनों कल की बैठक में शामिल होंगे। पवार के साथ सुप्रिया सुले भी आएंगी। इस बैठक से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पहले ही दूरी बना ली है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करेंगे और एनडीए भी अपने कुनबे को बढ़ा रहा है। हाल में ही 4 दल और शामिल हुए एनडीए में। एनडीए को भी अपने पुराने दल याद आए हैं और एनडीए भी अपने कुनबे को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की और दूसरी एनडीए ने जो बैठक बुलाई है उसको लेकर क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। 2024 की वानगी को आप इसी बात से समझ सकते हैं। देखो, हमारा तो पहले से ही है कि जो अपोजिशन पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में रहती है तो उसका काम ही यही है कि रूलिंग पार्टी के या गवर्नमेंट के कमियां क्या है गिनने का और उसको दुरुस्त करने के लिए उनसे कहने का। लेकिन मेरे को एक ताजुब हुआ कि मोदी साहब कि मैं अकेला ही भारी हूँ अपोजिशन, सारे अपोजिशन को। फिर अपोजिशन आए कहाँ से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफ़ी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? देखिए, विपक्षी एकता पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। सभी दलों के क्या क्या अभी तक रिएक्शन आए हैं, जरा सुनिए एक बार। देखिए, पटना समिट के बाद बेंगलुरु समिट और अपोजिशन की बैठक में नहीं मानता। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक है, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। आज बैठक शुरू हो गया और कल तक चलेगी। 2 सत्र में यह बैठक चलेगी। आज मैडम सोनिया गांधी जी ने डिनर भी रखा है। आज जो बैठक में चर्चा होगी। घबराहट, ये चिंता है भाजपा की। दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ पढ़कर पराजय। 62% विपक्ष सामने जनता के साथ खड़ा है। और इधर कौन से ऐसे दल इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके दफ्तर में साइन बोर्ड ही नहीं, जिनके दफ्तर में कोई जन समर्थन नहीं है, जिसको आप 70,000 करोड़ का लुटेरा बता रहे हैं, उसी के हाथों में महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय दे रहे। ये दिखाता है निराशा, हताशा भाजपा की। जो तथाकथित विपक्ष की गठबंधन की गठरी है, उसमें जो है वो 24 के चुनावी चूल्हे पर जो ख्याली खिचड़ी इन्होंने चढ़ाई है, वो ख्याली खिचड़ी जो है वो खानदानी खुरचन से ज़्यादा साबित नहीं होगी, क्योंकि सभी लोगों की ख्वाहिश एक है और ख़ानदान अनेक हैं। तो अब जब ख्वाहिश एक हो और ख़ानदान अनेक हो तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री क्या रही है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदल गई। देखिए, कल की जो डेवलपमेंट है, जो कल की गतिविधियां हैं, वो कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। बीजेपी
2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल है। धनंजय गिरी हैं प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह है कांग्रेस नेता, बादल देवनाथ है प्रवक्ता टीएमसी, शहनवाज हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सभी का एक बार स्वागत है। और देखिए शुरुआत रत्नाकर सिंह के साथ में करेंगे क्योंकि विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है और कांग्रेस शासित राज्य में ही इस बार बैठक है और आयोजन भी कांग्रेस ने बड़े भव्य किए हैं, बाकायदा पूरे पोस्टर चस्पा किए हैं। तो रत्नाकर सिंह साहब, मैं तो बड़ा सीधा और एक स्पष्ट सवाल के साथ में शुरुआत करूंगी। विपक्षी एकजुटता का दम भर रहे हैं और अभी हम राघव चड्ढा को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो दोहराने वाले नहीं हैं। तो आपका ये कहने का अधिकार किस तरह से आ रहा है, मतलब इसका क्या आधार है? जाहिर सी बात है कांग्रेस भी इस बात से इत्तेफाक रख रही होगी जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। निश्चित रूप से पूजा जी, देखिए जिस प्रकार से परिस्थितियां बन रही हैं और विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 23 जून को जो पटना मीटिंग में जो निर्णय लिया गया कि हम सब एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये चीजें दर्शाती हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के यहाँ पे 62% वोट बैंक है जो बिखरे पड़े थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद नहीं हुए थे, वो लामबंद होने का काम कर रहे हैं। और जब 62% एक साथ एकजुट होकर लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के 38% चुनाव के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर दिया जाएगा। 2024 में जो है जनता जो है इनको दरकिनार कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र को बचाने की यह लड़ाई है कि संविधान को बचाने की यह लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, संविधान बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ख्वाहिश एक है और खानदान अनेक हैं। कैसे ये लोग सामंजस्य बिठाएंगे जब खानदान अनेक है? अभी आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आप ही के टीवी पे आप चला रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी कहने वाले आज ये एनडीए की मीटिंग करने के लिए बैठ रहे हैं और तमाम छोटे छोटे दल जिनका नाम भी लोगों को नहीं पता है, उन तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा है कि आप जो है ये दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, बादल देवनाथ टीएमसी से हमारे साथ में। बादल देवनाथ, कांग्रेस आप तो जान ही रहे हैं कि आप ही के राज्य में लेफ्ट के साथ और वैसे केंद्र की राजनीति में आपके साथ, ये ऐसे कैसे दाल गलेगी? एक दो बात है मैडम। तो देश के लोगों के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को और सारे धर्म के लोग सब एक साथ धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए एक गठबंधन होना जरूरी है, क्योंकि 2014 से 2023 तक मोदी जी ने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ विदेश भ्रमण किया और लाखों रुपया का ड्रेस बनाया और अपने देश में जाने के लिए प्लेन खरीदा। ये सब बहुत राफेल के लिए हजार करोड़ रुपया का लूट और जितने बैंक को देश जाने का मौका दिया और देश के लिए कुछ नहीं किया। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट कुछ नहीं हुआ, गंगा जमुना संस्कार हुआ, बेटी पढ़ाओ बंद है, अब तो भारत बंद है। नहीं, मेरा आप सवाल समझे नहीं क्या? मैं फिर से दोहरा देती हूँ। मैंने कहा कि राज्य के लिए आपकी अलग स्ट्रैटेजी है और देश की राजनीति के लिए अगर आपकी अलग स्ट्रैटेजी है तो जनता भी तो आपसे जवाब पूछेगी। मैडम आपका सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोनिया गांधी खुद बुलाया तो गांधी कांग्रेस के मेन लीडर है, राहुल गांधी चाहते हैं तो और अधीर रंजन हम लोग अच्छा सुनिए देवनाथ जी, अगर आपको सोनिया गांधी ने खुद बुलाया तो टेबल पर आप अपनी ये बात तो रखेंगे ना कि साहब अगर आप वहां लेफ्ट के साथ में जाएंगे तो हम आपके साथ नहीं आ सकते, ये मतलब इस पर आपको ऑब्जेक्शन तो है ना कांग्रेस के लेफ्ट के साथ जाने पर? मैडम लेफ्ट में पंजाब में कांग्रेस के साथ है, वो मुझे मालूम है, आपको पता है, लेकिन सेंट्रल एक अलायंस हो रहा है, तो उस अलायंस में लेफ्ट है, तो ये बड़ा बोलेगा। देवनाथ साहब, हंस के यूं बातों को टाल जाना कोई आपसे सीखे। में जो नुकसान हुआ सीरीज के ऊपर क्या कोई भाजपा कोई एक डिजिटल पार्टी चारों मिलकर मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं मिला। आपको ऑब्जेक्शन है कि नहीं?
एक तो आपकी वॉइस में बड़ा डिस्टरबेंस है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, टीम इसको जरा चेकआउट करे। लेकिन मुझे हाँ ना में एक बार जवाब दीजिएगा, आपको कांग्रेस की इस बात पर एतराज है कि नहीं? वो लेफ्ट के साथ गई, इस पर आपकी नाराजगी कांग्रेस से है या नहीं? ये बात टेबल पर आएगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि रत्नाकर सिंह साहब हाथ उठा रहे हैं, लिख लीजिएगा, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। गिरी साहब भी तैयार हो गए हैं आप जवाब देने के लिए। गिरी साहब, आप तो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, रत्नाकर सिंह कह रहे हैं वो एक अकेला सब पर भारी कहने वाले लोग आज छोटे छोटे दलों को अपने साथ क्यों ला रहे हैं? ये डर है विपक्षी एकजुटता का। रत्नाकर जी, मैं जरा एक बार पहले सबको शामिल कर लेती हूं। मैं नीतीश शर्मा, सवाल वही है कि बीजेपी तो कहती थी कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, फिर ये छोटे छोटे दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मोदी जी ने कहा कि मैं अकेला सब पे भारी हूँ। चले तो वो अकेले ही थे, लेकिन मंजिलें मिलती गई और काफिला बढ़ता गया। आज ये जितने भी दल एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, पहले ही दिन से एक ही लक्ष्य है, राष्ट्र को विकास की धारा पे लेके जाना। और 9 साल पहले इस देश के विरुद्ध सारे के सारे देश थे, केवल रशिया साथ था। और आज ठीक 9 साल के बाद आप देख रहे हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो जियोपॉलिटिक्स लेवल तक भारत को आज विश्व सलाम कर रहा है, ये इस बात की एक तरीके से पूरा उदाहरण दे रहा है कि भारत आज अपने ही ज्योग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड नहीं है, ये इसका विस्तार विश्व स्तर पर हो चुका है, विश्व गुरु की संज्ञा की तरफ ये अग्रसर हो रहा है। आप ये देखिए कि जितनी भी 9 साल के अंदर योजनाएं आई हैं, चाहे वो एक माइक्रो इकोनॉमिक लेवल योजनाओं पर ना जाते, मैं योजनाओं पर नहीं जाती, लेकिन आज स्तर पर पहचान बनाना ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ चुकी है कि देश की पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो छोटे छोटे दल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इस वक्त कोई भी नुकसान के मोड में नहीं है बीजेपी? देखिए, मेरे को नहीं लगता बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का आज किसी के पास भी वो ताकत है, क्योंकि बीजेपी ने 9 साल में जो सेवाएं दी हैं, जो गुड गवर्नेंस दी है, जो देश को विकास की धारा पर लेके जा रहे हैं, वो निश्चय रूप से आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे अगर आप राष्ट्र की विकास करते हैं। यहाँ पे जो रिकवरीज हुई हैं, आप बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ईडी को पीछे लगा दिया। अरे ईडी बिना सबूतों के पीछे लगती है क्या? क्या देश का कानून बिना सबूतों के, एविडेंस के बिना चलता है? एविडेंस थे तो वहां पे रिकवरी हुई है, और ये जो रिकवरी हुई है उसका सारा पैसा देश के विकास में लगा है। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा के पास जाने वाला है। आज हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारी जो सेनाएं हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो हमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डिफेंस के हम सर्वोपरि पड़े, वो पैसे से चलता है, देश पैसे से चलता है। वो पैसे की रिकवरी केवल और केवल वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 9 साल में प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कोरोना के बावजूद आज भारत को दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया बिना कारण के सलाम नहीं कर सकती। पूजा जी, छोटे दल साथ क्यों? उनका जो अपना वोट बैंक है, उनको साथ लाने का मकसद क्या है? क्या कहीं बीजेपी को लग रहा है कि नुकसान हो सकता है? विपक्ष भी साथ आए। हम तो कहते हैं देश के राष्ट्र के विकास में विपक्ष भी साथ आए, छोटा बड़ा सब, जिसकी प्रेरणा राष्ट्र विकास की है वो बीजेपी के छत्र छाया में आए, ताकि देश विकास करे, देश एक विकास की गाथा लिखे। इसमें छोटा दल हो या बड़ा दल हो, मैं तो कहती विपक्ष भी। आज अजीत पवार जी आ चुके हैं आपके अपने ही परिवारों में, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात यह है, परिवारवाद में होता क्या है कि आदमी स्वहित को ऊपर रखता है, राष्ट्रहित को पीछे रखता है। यहाँ पे राष्ट्रहित पहले है। ठीक है नीति जी, एक सेकंड। भुवन भास्कर जोशी, ओपी राजभर जो बीजेपी को पानी भर भर कर पीकर कोस रहे थे, आज आपका साथ छोड़ गए और आज आपको फिर अब कोस रहे हैं। तो आपका साथ छोड़ गए, जो अखिलेश को सीएम बनाने की बात करते थे, जो उनका हनुमान बनने की बात करते थे, आज कहीं और निकल लिए। फिर आप कैसे विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे पूजा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है विपक्षी एकता के लिए जो भी प्रयास करेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे ज़्यादा आगे दिखाई देगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदरणीय ममता जी ने वो प्रयास करा, आदरणीय चंद्रशेखर राव साहब ने प्रयास किया, और आज आदरणीय नीतीश जी उस प्रयास को कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसमें सबसे आगे है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। पूजा जी, ये चुनाव है देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने का। और पार्टी बचेगी तब तो ये बचा पाएंगे ना। पिछली बार कांग्रेस से हाथ मिलाए तो क्या हुआ, बसपा के साथ हाथ मिलाए तो क्या हुआ? दोनों बार तो आपको नुकसान ही हुआ, और अब भी आप उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं। पूजा जी, मैं भी आपकी राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय नीति शर्मा जी को सुन पा रहा था। नीतीश शर्मा जी कह रहे थे कि ग्लोबल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बताने का काम कर रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन देश में पहली बार ऐसा हुआ है विश्व में जाने के बाद
प्रधानमंत्री से भारत की डेमोक्रेसी, जो कि भारत जो जननी है लोकतंत्र की, उसके बारे में प्रश्न किया गया। और यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज है उस पर विश्व में जब प्रधानमंत्री गए तो वहाँ के पत्रकार ने उनसे प्रश्न करा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति आपके यहाँ ठीक क्यों नहीं है। तो आज जो मोदी जी इस देश को इस हालात पे लेके आए हैं कि ना तो लोकतंत्र पे हमारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पे हमारे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो 9 साल का जो इनका कार्यकाल है, आज जनता जवाब मांग रही है। पूजा जी, तो आपका जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पर दर्द होता है या फिर बाकी लोगों के नाम पर दर्द होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या वादे करके ये लोग आए थे। पूजा जी, 2 करोड़ मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। मैंने कहा कि आपने कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाकर देखा, बसपा के साथ भी आपने हाथ मिलाकर देखा, और आपके साथ के लोग निकल रहे हैं। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि जयंत भी आपके पास से जाने वाले हैं, उनकी भी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। ओपी राजभर पहले ही खिसक लिए, दारा सिंह चौहान खिसक लिए, तो ये धीरे धीरे जो खिसकने का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्या मतलब है इसका? पूजा जी, पहले तो मैं आदरणीय जैन जी के बारे में बता दूं। जैन जी का बयान आ गया है। जैन जी ने कहा कि मैं बेंगलोर में मीटिंग के लिए जा रहा हूं। और रही बात राजभर साहब की, तो राजभर जी जब से सरकार नहीं आई, उनकी जो व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है, चाहे दारा सिंह जी हो, चाहे उनकी जो व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा, वो हावी थी। और निश्चित तौर पे उनको दूसरे घर में जाना था, वो चले गए। अब वो जनता को मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जी, मेरे सवाल का जवाब लेकिन अब तक आपने दिया। अपन बाकी सारे जहां की बात कर दी, लेकिन मैं जिस गली का पता पूछ रही हूँ वो गली आप बताने को तैयार नहीं। चलिए गिरी साहब, मैं फिर से आपसे वही सवाल दोहरा रही हूँ क्योंकि मेरा सवाल बरकरार है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बीजेपी को छोटे दलों की जरूरत पड़ रही है, जब आप अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, जब आपको पूरा भरोसा है कि देश की पूरी जनता आपके साथ है? पूजा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए गोल्डन वर्ड्स हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उसमें आज जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी का ही श्रेय है। क्योंकि आज विपक्ष को पता है कि इतने टॉल फिगर से, इतने बड़े वैश्विक नेतृत्व से, राष्ट्र में, दुनिया में इतना बड़ा नेतृत्व है, इनके साथ सामने खड़े होने के लिए किसी की हैसियत नहीं है। और इसीलिए आप देख लीजिए कि जिनका नामकरण भी नहीं हुआ अभी तक, वो लोग दूसरी बार बैठ रहे हैं। उनका नामकरण भी होगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की कृपा से ही होगा, नरेंद्र मोदी जी का ही असर है। और दूसरी बात, ये ट्रायल देखिए, 2014 में हम अकेले मेजोरिटी में थे, लेकिन हमने एनडीए की सरकार बनाई। 2019 में हम अकेले मेजोरिटी में थे, सरकार हमने एनडीए की बनाई। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को साबित करता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो पानी पी पी करके केजरीवाल को भाजपा की बी टीम कहती थी, आज उसी बी टीम के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। छोटे छोटे दलों के सामने कांग्रेस घुटने टिक रही है। और छोटे छोटे दल कांग्रेस को क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस को देनी होगी कुर्बानी। यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस कहा था पटना में कि आप मेरे सर पे गन पॉइंट रख करके डिसीजन नहीं करा सकते, लेकिन केजरीवाल ने करा लिया। तो आप भेष बदलने से भाव नहीं बदल जाते। सत्य, धर्मनिरपेक्षता के देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जैसे शब्द अब इनके जुबान पर नहीं आते थे। इन शब्दों से ही आजादी चाहिए थी। रत्नाकर सिंह, जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि टुकड़ों में तो आप लोग बचे हैं, जो जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया आम आदमी पार्टी के सामने, जबकि आम आदमी पार्टी भर भर कर गालियां देती है कांग्रेस को? आज कांग्रेस साथ कैसे आ गई आपके, और आप क्यों साथ आ गए? आपने झुका दिया आपको? पूजा जी देखिए, मैं आपको इस पे एक ही चीज कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से तमाम पार्टियां हैं, हर पार्टियों की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, और तमाम वोट बैंक भी उसी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं राज्य के अगर मुद्दे आते हैं तो राज्य के मुद्दों पे हो सकता है कि किसी पार्टी से मतभेद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब केंद्र की बात आती है, जब 2024 की बात आती है, तो सारी पार्टियों का एक मत और एकजुट राय है कि हम 2024 में इस जो है लोकतांत्रिक विरोधी पार्टी, संवैधानिक विरोधी पार्टी, जनता के विरोधी पार्टी है, इसको सत्ता से बेदखल करेंगे, जो हमारी मंशा है, उद्देश्य है। 23 जून की मीटिंग में हमने मीटिंग में सहमति बनाई, और अभी जो 17 की मीटिंग हो रही है उसमें क्या कांग्रेस आज ये कन्फेस करेगी कि वो अकेले अपने दमखम पर बीजेपी का सामना नहीं कर सकती? देखिए, ये जो है आज की पार्टियों का गठबंधन एक आज का दौर हो गया है पूजा जी। अभी आप बताइए, ये जो कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, कभी 41 पार्टियों के साथ गठबंधन होता था, आज छोटी छोटी पार्टियां खोज रहे हैं कि हमारे साथ निषाद पार्टी आ जाए, हमारे साथ अपना दल आ जाए। तमाम छोटी पार्टियों को वो फिर भी अपने दम पर सरकार बना चुकी है। 2019 में उनको किसी की आवश्यकता नहीं थी। मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रही हूं, इस पूरे देश पर सबसे ज्यादा
सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी क्या आज ये मान रही है कि अपने दम पर वो सरकार नहीं बना सकती? नहीं, अगर हमारे वोट जो बिखरे पड़े हैं, हमारे जो 62% वोट हैं, हर दल के कुछ न कुछ प्रतिशत वोट हैं, अगर हम एकत्रित होकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती अगर मजबूती के साथ दे सकते हैं, तो अपनी पार्टी पर फोकस करने की बजाय विपक्षी एकजुटता पर फोकस क्यों करने लगी कांग्रेस? मतलब कहीं तो कुछ कमी है ना, कांग्रेस इस बात को मानेगी? मैं एक बात बोलता देखिए 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 पूजा जी, कहीं कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता पे काबिज हुई है। तो चलिए चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ में इस वक्त है। शहनवाज साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो मैं फिर से आपका आंकलन चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों की तरफ से दम तो भरा जा रहा है, लेकिन कहां पर आपको ज्यादा वो एनर्जी नजर आती है? देखिए, मैंने कहा ना, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को आज कोई भी दल हराने की स्थिति में नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। समस्या क्या आ रही है कि अपोजिशन वाले इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, हम अकेले हरा देंगे। दूसरा पहलू ये कि भारतीय जनता पार्टी हर मोड़ पर या हर पहलू पर विफल हुई है, ये भी बात सच है। लेकिन उनका जो कोर वोटर है वो उनसे हटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है, वो उनके साथ है और वो रहेगा, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो विपक्षी क्या कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ वोट है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इनमें सर्वसतोवन होनी है विपक्ष में। जब सीटों के बंटवारे की बारी आएगी, असली लड़ाई तब शुरू होगी विपक्ष की, तब पता चलेगा एक्चुअली विपक्ष की कितनी एकता है। जैसे अभी राजनीति विशेषज्ञ मैडम बोल रही थी, मैं समझता हूँ उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रख रही है। सच्चाई कोई बताना ही नहीं चाहता। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी अगर बैकफुट पर नहीं होती तो वो छोटे छोटे दलों को, ऐसे दलों को जिनकी एक सीट भी नहीं आनी है, उन्हें नहीं लेकर के आती। और कौन खुश है भारतीय जनता पार्टी से? ना व्यापारी खुश है, ना आम इंसान खुश है, ना जनता खुश है। महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा। समस्या ये आ रही है, जमीन के मुद्दों की बात नहीं करें। एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, और इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। और व्यापारी भाजपा का कोर वोटर है। अगर ये कोर वोटर ही खिसक जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सच में बहुत बुरी हार की तरफ जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा, नेताओं को समझना पड़ेगा। व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। धनंजय गिरी, समस्या क्या है कि इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। असली मुद्दों से हटा करके दुनिया में हमारी बात हो रही है, लोग सुन रहे हैं, चांद की चिंता कर रहे हैं, विपक्ष चुनाव की चिंता कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार में जिस ढंग से गांव, गरीब, किसान, नौजवान की चिंता की जा रही है, एक एक व्यक्ति का, और जिस रफ्तार से, जिस गति से। शहनवाज साहब, आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। गिरी साहब, जवाब दीजिए इस बात का। जो 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। अब जिन्हें दिखाई न देता है, जिन्हें दिन में भी अंधेरा दिखाई दे, आंखें बंद कर लेने से, अब जवाब शहनवाज साहब, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश तो खत्म नहीं हो जाएगा। गिरी साहब, एनसीआरबी तो भारत सरकार, एनसीआरबी का डाटा उनके घर में बनता है। एनसीआरबी लगातार कमी आई है, और भारतीय जनता आप छोटे प्रदेशों को पहले आप व्यापारी करने कारण पानी जाने से डरते थे, आप किसी व्यापारी से नहीं। पर शहनवाज साहब, एक सेकंड, एक सवाल तो ये है ना, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी की बात खूब की, कांग्रेस ने खूब इस विषय को उठाया, लेकिन जनता ने क्यों नहीं चुना इस विषय को? मैं बताता हूँ है कि एक मिनट, आप मुझसे सवाल किया गया। गिरी साहब, आप अपनी बारी पर बोल लीजिएगा, आप बड़े व्यक्ति हैं। नहीं, मुझसे सवाल किया गया, आपसे नहीं किया गया। ठीक है, जवाब दीजिए शहनवाज साहब। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो बहुत कंसोलिडेट वोटर है, और वो आसानी से टूटता नहीं है। तो आप चाहे कोई भी मुद्दा उनके सामने रखिए, उनके लिए धर्म का मुद्दा, उनके लिए जो झूठा राष्ट्रवाद है या दिखावा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनके लिए ये मुद्दे नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन में, आप देखिए ना, 2019 में 63% ज्यादा वोट भाजपा के विरोध में पड़ा है, और अगर वो वोट इकट्ठा हो जाएगा तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं आएगी, ये सच है। इसीलिए महाराष्ट्र में जो काम कर रही है पार्टी को तोड़ने का, जिनको पूजा जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये 9 साल का जो कार्यकाल है मोदी जी का, ये टोटल फेल हो चुका है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। 2 करोड़ नौकरी का सपना लेके आके युवाओं को ठगने का काम करा,
किसानों की आय दुगनी करके किसानों को ठगने का काम करा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे करके आम जनमानस को ठगने का काम करा, और काला धन आने के बदले काला धन लेकर और सफेद धन लेकर विदेश चले गए व्यापारी साथी इनके। गोद लिए सांसदों की, जो सांसदों ने गोद लिए थे गांव, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो बालक गोद में ही है या बड़ा हो गया? देश जानना चाहता है। महंगाई पे आप देखिए, टमाटर, इन्हीं जीरा, विषयों पर नींबू। साथ आने वाले हैं आप लोग जी, यही विषय रहेंगे बिल्कुल। इन्हीं विषयों पर आप साथ आने वाले हैं, या फिर सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन सी पार्टी दबने वाली है? अब क्योंकि अगर यूपी की बात आएगी तो अखिलेश जाहिर सी बातें चाहेंगे कि उनका दबदबा हो, कांग्रेस कहेगी मैं तो नेशनल पार्टी हूं, हमारा पूरा दबदबा होना चाहिए। तो पंगा है कहां पर? पूजा जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये चुनाव है देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। जब देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी तो देश चलेगा। जब लोग बचेंगे तब तो आपका विपक्षी एकजुटता परवान चढ़ेगा। देखिए ना, 7,000 करोड़ का घोटाला कहने वाले प्रधानमंत्री जी आज वित्त मंत्री बना देते हैं। क्या देश देख नहीं पा रहा? क्या आप बताइए, देश देख पा रहा कि नहीं देख पा रहा? जिन पर सबसे बड़ा आरोप था महाराष्ट्र में अजीत पवार पे 7,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोटाले का आरोप लगाया, और उनको वित्त मंत्री बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं बताइए? जल्दी से देखिए, मैं कोई पक्षपात नहीं करना चाहती। यहाँ पे शहनवाज जी जो भी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके पास आंकड़े नहीं है। 2014 से पहले भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को छोड़ के बन गए। आपने मुझे बोला पूजा जी योजनाएं मत बनाओ, लेकिन बिना काम के नाम नहीं आज मोदी का। मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने काम किया है, तो आज सब घबराए हुए ना, सब इकट्ठे कर रहे हैं। नहीं काम तो वो काम लोकतंत्र की जो बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि जनधन योजना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को बार-बार उसके प्रमोशन के लिए बार-बार उसको बढ़ाने के कार्यकाल के लिए केंद्र सरकार की फटकार लगाई है। ईडी का कार्यकाल जो बार-बार जो डायरेक्टर का जो कार्यकाल बढ़ाया गया, तो काम करवा रहे हैं लोग। एक सेकंड नीति जी, यूपी की देखिए आपने ये मैं सरकार की बात क्या अचीवमेंट है वो मैंने कहा ना, संगठन गिनवाएगा, वो सरकार उस पर काम करे, मंत्री और विधायकों की सबकी जिम्मेदारी लगा रखी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं कि क्या एनडीए ने अपने घटकों, जो घटक दल थे, उनको पीछे नहीं छोड़ दिया था? पहले आप पंजाब की बात करें या फिर आप और राज्यों की बात करें, सब जगह से धीरे धीरे बीजेपी ने कटना शुरू कर दिया था। अब फिर से उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। अब आपको क्यों एकजुटता दिखाने की जरूरत पड़ रही है? गलती रियलाइज हो रही है ना। मैंने कहा ना, काफिला अकेला ही चला था, लेकिन काफिले में लोग जुड़ते गए क्योंकि मंजिलें मिलती नहीं, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर पाए। आपका सर्वाइवल जनता पार्टी भस्मासुर है, जिसको साथ लेती है पहले उसको भस्म करती है। बताइए आप, वीआईपी पार्टी का क्या हुआ? मुकेश सहनी की पार्टी के साथ क्या हुआ? अकाली दल के साथ क्या हुआ? बात करती है कि आप प्रयास करो, राष्ट्र के विकास में साथ चलो, तो राष्ट्र को साथ लेके चलो। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में नहीं बसती, राष्ट्र को विकास की धारा पर आज से साथ थोड़ी है, लेकिन भुवन भास्कर जोशी जिस शिवसेना की बात आप करें, जिस पंजाब में पार्टी की बात करें, वो आज से थोड़ी है। वो तो जब ये कुछ नहीं था तब से साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये कुछ से बहुत कुछ बने तब से साथ है, तो भस्मासुर कैसे हुए? रत्नाकर सिंह, एक सेकंड, रत्नाकर सिंह बहुत देर से आवाज कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। मैं फिर गिरी साहब आप ही के पास आ रहा, उसके बाद बोलिए। दो चीज कहना चाहूंगा पूजा जी। देखिए, एक तो धनंजय गिरी जी कह रहे थे कि मोदी जी की वजह से सारे विपक्षी पार्टी एकजुट हो रहे हैं, तो मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने ही खुद एक रिपोर्ट जो तैयार किया था, उस रिपोर्ट में दो चीजों का उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उल्लेख किया था कि 2024 के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा इनका काम नहीं करेगा। 2024 के चुनाव में मोदी जी का चेहरा जो है, ब्रांड इनका काम नहीं करा। उसका परिणाम आपने कर्नाटक में भी देखा कि किस तरह से मोदी जी ने 26 रैलियां की, लेकिन परिणाम जो है वो कैसे आया, वो सब सारी जनता ने देखा। पहली चीज। दूसरी चीज जो अभी शर्मा जी कह रही थी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रही थी कि मैं तो अकेला चला है गालिबे मंजिल, मगर कारवां आता गया जुटता रहा। अरे 1998 से बना है एनडीए, और ये 26 दलों का 16 दलों का तभी कुनबा था, ये बढ़ते 41 दल हो गए। लेकिन इन लोगों के अंदर अहम इतनी आ गई भारतीय जनता पार्टी के कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कवायद जो है, इनका कुनबा तोड़ते चला गया। और शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टी, अकाली दल जैसी बड़ी पार्टी, इनकी कुनीतियों की वजह से इनसे पीछे चले गए। और आज परिस्थिति ये है। और कांग्रेस के अहम का क्या, रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के अहम का क्या? जो आम आदमी पार्टी आपको भर भर कर कोसती थी, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिटाकर अपनी लकीर खींचती जा रही है, आज आप उसके साथ आने को तैयार हैं। कांग्रेस के अहम का क्या हुआ? कांग्रेस के अपने अस्तित्व का क्या हुआ? पूजा जी देखिए, मैंने आपको पहले भी इस प्रश्न का जवाब दिया था कि
ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है और ये विचारधारा है। बीजेपी के सुनिए, लोग कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक सुनिए पार्टी तो। की बात नहीं, ये ईडी और- सीबीआई का और डर है या आपके अरे अपने कर्मों का सुनिए, डर है, इसका सुन जवाब लीजिए। दीजिएगा। सुनिए, सुन लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि राज्य स्तरीय मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं और सारी पार्टियां अपनी अलग आइडेंटिटी है उनकी, राज्य स्तरीय मुद्दों पे मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन जहां पे 2024 का जो एक साथ एकजुट लड़ने की बात है, तो हमने ये रणनीति तय की है कि 450 सीट पे विपक्ष का सिर्फ एक पर ही बार बार तो 1-to-1 आपको कैंडिडेट धमकाया खड़ा जा रहा है, करेगा। आम आदमी पार्टी बार बार तो कांग्रेस को धमकाने लगती है, तो क्या कांग्रेस देखिए, दबाव में रहेगी क्या? जो बात आप कह रहे हैं कि हम देश के लिए एक साथ होंगे, ये नैरेटिव पहले से भी खड़ा करते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपके साथ नहीं आएगी, टीएमसी आपके साथ नहीं आएगी, लेकिन देखिए पार्टी में सारी पार्टी गिरी साहब जल्दी से, गिरी साहब, फिर मैं देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ, शाहनवाज साहब आती हूँ आपके पास में। गिरी साहब, मिनिमम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, देश के लिए एक साथ आ रहे हैं। पूजा जी, राष्ट्रीय राजनीति की रेस से बाहर हो जाने के बाद कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों के आगे सरेंडर किया और राहुल गांधी जी ने दिल्ली में बैठकर कहा था कि समाजवादी पार्टी एक प्रदेश की पार्टी, उसका राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं है। और समाजवादी के पार्टी के मुखिया ने बुआ के साथ भी किया और बबुआ के साथ भी किया। समाजवादी पार्टी जिस दिन गठबंधन करती है, चुनाव खत्म होते ही टूट जाता है। दूसरा, अखिलेश जी जाकर के तेलंगाना में कहे कि गैर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाना है और वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा कर चुके हैं। यानी कि कांग्रेस सिमटती जा रही है और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने इसके लिए। पर गिरी साहब, पिछली बार जिस ओपी राजभर को वक्त नहीं मिला और वो ये कहकर नाराज होकर चले गए बीजेपी के साथ में आने की बजाय कि साहब हमें तो वक्त नहीं मिलता, आज उनको वक्त मिल रहा है पूरा का पूरा, इसको क्या माना जाए? जो प्रभु श्री राम की कसम खाने वाले लोग कि हम भाजपा के साथ नहीं आएंगे, शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं करते। हमारे यहाँ के साथ, हमारे साथ उनका पहले से गठबंधन था। आप आज ये बता देख लिया और भाई दलित पिछड़े शोषित आप तो ओपी राजभर को जानते हैं, वो सुबह का भूला बार बार भूला बन जाता है। अगर फिर से ये भूल पड़ गई तो दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने जब उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन, कोई भी दल का बल ऐसा नहीं है, कोई ये छली दलों के पास इतना बल नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने कोई खड़ा हो सके, तो राजभर ही नहीं तमाम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ, जो भी नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई इस बार करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में? ये वजह है कि ओपी राजभर और बाकी के और छोटे छोटे घटक दलों को अप्रोच किया जा रहा है और ये खुद आपके पास आना चाहते हैं या आप उनको अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम उनके पास जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं? फर्क पड़ता है। देखिए, इसलिए फर्क पड़ता है कि जो एक, देखिए आप भी जानते हैं कि जिसका पेट भरा हो, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा ही कुएं के पास आता है। अब इस परिपाटी को आप बदलने की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। नहीं, अभी एक ऐसा कह रहे थे कि छद्म राष्ट्रवाद कभी गलत नहीं हो सकता है और हम राष्ट्रवाद और विवाद में नहीं पड़ते हैं। हम राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रभक्ति से सराबोर लोग हैं और चाहता हूँ और भी दूं और तो कोई नहीं। पर रत्नाकर सिंह, एक सेकंड, अपना सहयोग लगाना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नीति नियति और निबंधन के साथ आने को सज है, तैयार है। और उनके स्टेटमेंट सुनिए ना राजभर जी के। बादल, लेकिन एक सेकंड, मैं आ रही हूँ बादल देवनाथ। अब सवाल ये है कि कम से कम जो एनडीए में लोग शामिल हो रहे हैं वो ऑफिशियली डिक्लेरेशन के बाद बैठक में आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता की बैठक होगी उसके बाद डिक्लेरेशन होगा, तो फिर तो एक कदम आगे हुई ना बीजेपी। मैडम समय मिला कोई? उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो भाजपा के प्रवक्ता आपको कुछ 10 मिनट पहले बताया ना, सबका विकास, किसका विकास हुआ, सबका था सबका विकास, किसका विकास हुआ, मैं इनको कह रहा हूँ अमित शाह का बेटे जैसा जो ना क्रिकेट पे खेलना आता है, ना बैट पकड़ने का आता है, ना बॉल फेंकने का, गेम खेलने का आता है, ना कुछ नहीं, लेकिन 200 करोड़ का मालिक हो गया, 200 करोड़ का मालिक हो गया। और दूसरा सुनिए, ये जो आत्मनिर्भर का बात करते हैं, क्या बोला अभी, पांचवी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था इनको बताइए, पेट्रोल का दाम कितना है, रसोई गैस का दाम कितना है। गिरी साहब एक सेकंड, पहले उनके बाद में डिस्टर्बेंस है। विकास हुआ,
नाम ममता काम निर्ममता, जिस निर्ममता से बंगाल को जंगल बनाया है ममता बनर्जी ने, और जिस खूंखार तरीके से बंगाल का विनाश कर रही है, आने वाली पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से बंगाल को उन्होंने जंगल बना के रखा है, अरे एक सेकंड देवनाथ साहब, बादल देवनाथ साहब, मैंने एक सवाल पूछा, खिचड़ी मत पकाइए प्लीज, वन बाय वन बात कीजिए ना। सुनिए एक सेकंड बादल देवनाथ सर, मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अब अभी कौन कौन सी पार्टियां विपक्षी एकजुटता वाले प्लेटफॉर्म पर साथ आएंगी, ये कंफर्मेशन नहीं है और ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन जो एनडीए की बैठक होने जा रही है उससे पहले वो डिक्लेरेशन कर रहे हैं और फिर वो साथ आ रहे हैं, तो क्या वो एक कदम है? मेरा सवाल ये, मैं इस पर एक जवाब चाह रही हूं आपसे। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई छोटा पार्टी नहीं करता, बड़ा पार्टी है, हर राज्य सत्ता में, और एक बड़ा पार्टी मिलकर एक साथ बैठक कर रहे, और इनके पास हिम्मत ताकत पूरे देश को एकजुट करके 2024 में आ जाए, तो लोगों को धार्मिक से बनाए रखना, देश को लोगों के काम करना, लेकिन मोदी की जैसा छोटा बात बोलने का, देश के जो राजा, देश 2024-2026 तक ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा ना आए तो अच्छा होगा। और तीसरा बात है, ये अर्थव्यवस्था का बात करता है, बात बन जाएगी, कितनी उम्मीद है, क्या अपेक्षा रखते हैं? विपक्षी एकजुटता की जो बात कर रहे हैं, कितने % चांसेस मानकर चल रहे हैं कि सब जिन 25-26 दलों की बात आप कर रहे हैं वो सब साथ आएंगे? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100%, 90%, 95, 80, 70, 99.9, 99.5, कितना? मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी अमित शाह ने बताया ना कुछ दिन पहले 300 पार हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ 2024 में 100 की पार नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि आप चैनल में बात कर रहे हैं। गिरी साहब नोट डाउन कर लेना। चैनल के सारे रिपोर्टर बोलिए शाहनवाज, जल्दी से बोलिए। ठीक है शाहनवाज। भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 10 कदम आगे है, क्योंकि उनके सांसद भी ज्यादा हैं और वो सत्ता में है, तो यकीनन जो सत्ता में होगा उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे, वो आगे है, ये बात सही है। लेकिन जैसा अभी जी ने कहा और धनंजय जी ने मेरे बात को खंडन किया, मैं इनसे कहता हूं कि आप अपने एरिया के किसी मार्केट में जाइए और व्यापारियों से बात करिए। यकीनन ये बात सही है कि भारत आज 5वें नंबर पर, और कल हम सबकी दुआ है कि भारत नंबर 1 बने इकोनॉमी में, लेकिन व्यापारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, हर दिन ऐसी कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लोग परिवार के साथ आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। और धनंजय जी अपने एरिया के मार्केट में 100 व्यापारियों से मिल रहे, उन्हें पता चल जाएगा इनका व्यापार नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण कितनी बुरी तरह गिरी साहब जल्दी अपनी बात रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, वक्त बहुत कम बच रहा है और लोगों के पास भी जाना है मुझे। बोले गिरी साहब। देवनाथ सर एक सेकंड, ठीक है। अरब के बड़े आलिम ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि देश किस रफ्तार से विकास कर रहा है, गांव गरीब किसान नौजवान पहली बार खुशहाल हो रहा है, पहली बार लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार आई है, आम आदमी से लेकर गांवों खास तक सबकी जिंदा नहीं। पर गिरी साहब, क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या देश में महंगाई नहीं है? क्या ये विषय भी नहीं है देश के अंदर? क्या आप खुद बताइए। मुझे लगा कि आप जहीन आदमी होंगे, लेकिन आप तो बड़ा जाहिर टाइप से कर रहे हैं, आपने समय में बोलिए। लेकिन वो देवनाथ सर का सवाल अब भी रह गया, उन्होंने कहा कि लेफ्ट के साथ जाएंगे तो आपके साथ नहीं आएंगे, ऑब्जेक्शन तो है इस बात पर। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बाधाएं बहुत है इसका गठबंधन में। मेरी बात आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, जल्दी से। देखिए बाधाएं बहुत है इस गठबंधन में, लेकिन जब उद्देश्य नेक और साफ है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जितनी भी बाधाएं आएंगी हम मिल बैठ करके उसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज सॉल्व कर लिया, कल भी सॉल्व रहेंगी या वो जनता के लिए मुश्किलें बन जाएंगी? बिल्कुल, मैं आपको 100% कहना चाहता हूं। आपने प्रश्न पूछा था टीएमसी के नेता से, मैं आपको कहना चाहूंगा 100% सारी पार्टियां जितने ज्यादा बर्तन होते हैं उतने ज्यादा खटकते हैं। नीतीश शर्मा देखिए, बंगाल से मेरे पास टीएमसी से बैठे हुए, बंगाल में जो नरसंहार हुआ उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कांग्रेस के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खुद जो है पेरोल पे घूम रहे हैं, जमानत पे घूम रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं ये कहती हूँ कि नेतृत्व किसके हाथ में ये बहुत जरूरी है। मुझे कोई बता दे कि आदरणीय मोदी जी के ऊपर कोई एक लीगल ऑब्लिगेशंस है या ठीक है, मेरे पास जीवन में बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए सब अपनी अपनी तरफ से दम भरते नजर आ रहे हैं कि वो जनता के मसीहा हैं
और वो जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं, जनता के लिए ही काम करने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो आपका है, तय कर लीजिएगा कौन आपका मसीहा है और कौन आपके विरुद्ध काम कर रहा है।